Welcome to the today's lecture, and today we will discuss rigid body. We will discuss the rotational motion of rigid body, then we will derive some equations of rotational motion. Suppose we have a body here. If we apply an external force to this body, if under the action of this external force, this body does not undergo any change in its shape and size, then we say that this body is a rigid body. A body which does not undergo any change in its shape and size under the influence of the external force, how large the external force will be, that body is called as rigid body. वो body जिस body का shape और size चेंज नहीं होगा, अगर हम उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, चाहे कितना भी ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स चेंज अप्लाई करेंगे, अगर उस बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं हो गया तो हम उस बॉडी को कहते हैं क्या बेटा? रिजिड बॉडी. जो रिजिड बॉडी है, इस बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के दरमियान जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल हियर द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इज 5 सेंटीमीटर्स, बिटवीन पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 3 इज 2 सेंटीमीटर्स, बिटवीन पार्टिकल 4 एंड पार्टिकल 5 इज 6 सेंटीमीटर्स, बिटवीन पार्टिकल 5 एंड पार्टिकल 6 इज 4 सेंटीमीटर्स. इन सच ए बॉडी, जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान रिलेटिव डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, अगर ये बॉडी या ये पार्टिकल्स मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. मैंने आपको बताया, वो बॉडी जिस बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. इन सच ए बॉडी, the relative distance between the constituent particles does not change even if these particles move under the action of external force. No body in the world is perfectly rigid. दुनिया में कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो perfectly rigid होगी. एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कुछ ना कुछ उसका चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है. सो इन द वर्ल्ड नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. सम एग्जांपल्स ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी आर सॉलिड बॉडीज मेड ऑफ स्टील, सॉलिड बॉडीज मेड ऑफ स्टील और गिलास एट मॉडरेट फोर्सेस. Some examples of rigid body are solid bodies which are made up of steel or glass at moderate forces. These bodies, they act as what bodies? Rigid bodies. जो इस rigid body का center of mass होता है, आपको पता है, center of mass is a point where the whole mass of the body is supposed to act. जो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, that depends upon two factors. There are two factors on which the center of mass of a rigid body depends. Number one, shape of body, geometrical shape of body. Number second, distribution of mass inside the body. बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी का होता है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर वन, शेप ऑफ द बॉडी, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी. नंबर सेकंड, distribution of mass inside the body. How the mass is distributed inside the rigid body. मैं कुछ rigid bodies लूंगा, उनका मैं देखूंगा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा. अगर
हमारे पास वो बॉडीज होंगी जिनका रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगा. फॉर बॉडीज हैविंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप, regular geometrical shape and uniform mass distribution उन बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है एट दियर ज्योमेट्रिकल सेंटर. यहां देखो बच्चों, जिन बॉडीज का रेगुलर शेप और साइज होता है, उन बॉडीज में, जिन बॉडीज का रेगुलर शेप और साइज होता है, रेगुलर शेप होती है, और जिन बॉडीज में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, उन बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड है थिन रॉड. सपोज दिस इज थिन रॉड. इस थिन रॉड का जो ये इसका दिस रॉड इट हैज अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप. इस थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है एट इट्स मिड पॉइंट. तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल लाई एट इट्स मिड पॉइंट. जो थिन रॉड है, इस थिन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है इसके कहां पर, मिड पॉइंट पे. सेकंड, अगर हम एक सर्कुलर रिंग लेंगे, यहां देखो बेटा, ये सर्कुलर रिंग है, इस रिंग को भी ज्योमेट्रिकल शेप है. दिस इज सर्कुलर रिंग. इस सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. दैट लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना होगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट और रेक्टेंगुलर लैमिना. रेक्टेंगुलर लैमिना, ये रेक्टेंगुलर लैमिना जो है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स. So for bodies having geometrical shape, these bodies, this rod, this ring and this rectangular lamina, they have a regular geometrical shape. Therefore, इनका जो center of mass है वो lie करता है इनके geometrical center पे. आपका जो rod है, इसका geometrical center जो होगा वो इसके mid point पे होगा. आपका जो ring है, उसका geometrical center जो होगा वो lie करता है at its center. आपका जो रेक्टेंगुलर लैमिना होता है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो वहीं पर लाई करता है. सो दिस वाज अबाउट द रिजिड बॉडी. अब हम थोड़ा सा बोलेंगे आपको रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है. रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रोटेशनल motion of rigid body. Rotational motion of rigid body. Rotational motion of rigid body. देखो बच्चों, सपोज यहां पर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. इशफाक साहब देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. इशफाक साहब, he is my son, as dear as you. I have taught this boy in 2010 and in that batch he was the topper, and in that batch I have got so many my students, about 5 are doctors, 2 or 3 have completed the PhDs, and he is also a teacher. He is a very good teacher. He has done his masters in biotechnology and he will pursue for PhD also. Very good boy. So you should also thank my assistant. We have here a rigid body. We have here a 3-dimensional system consisting of 3 mutually perpendicular axes, x axis, y axis and z axis. Suppose मेरे पास एक rigid body है. This rigid body lies in xy plane. मेरे पास रिजिड बॉडी है. दिस रिजिड बॉडी इट इज लाइंग इन व्हाट प्लेन, XY प्लेन. सपोज ये रिजिड बॉडी जो है ये रोटेट करती है अबाउट Z एक्सिस.
अबाउट z एक्सिस। वो लाइन जिस लाइन के इर्द गिर्द एक बॉडी रोटेट करती है, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो लाइन जिस लाइन के इर्द गिर्द कोई बॉडी रोटेट करेगी, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी लाई करती है एक्स वाई प्लेन में। सपोज जो ये रिजिड बॉडी है, ये इट रोटेट्स अबाउट दिस z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को बेटा हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सपोज ये रिजिड बॉडी है, इट लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एंड इट रोटेट्स अबाउट z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चूंकि ये रिजिड बॉडी जो है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, इसका नाम रखूंगा मैं P1। Suppose it is at a distance R1 from the axis of rotation of rigid body. Suppose यहां पर मेरा दूसरा पार्टिकल है, this is particle P2. It is at a distance of R2 from the axis of rotation, from z axis. जब ये rigid body इस z axis के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, अगर उस वक्त इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, अगर उस वक्त इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, which lies in a plane perpendicular to the axis of rotation and having centers at the axis of rotation, then in that case जो इस रिजिड बॉडी की मोशन होती है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी को बड़ा जरूरी है ये समझने के लिए, एक रिजिड बॉडी को तब रोटेशनल मोशन होती है जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द, सच दैट जब ये घूमने लगेगी, इस रिजिड बॉडी में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल डिस्क्राइब करेंगे सर्कल्स, वो पार्टिकल मूव करेंगे किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में। जो सर्कल्स होंगे, जो सर्कल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होंगे और जिन सर्कल्स का सेंटर लाई करेगा किस पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। उस सूरत में हम कहेंगे कि जो ये रिजिड बॉडी है, इसकी मोशन जो है वो है रोटेशनल मोशन। अगर हम डिफाइन करेंगे, हम बताएंगे ए रिजिड बॉडी, या इस तरह द टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन विच, जिसमें क्या होगा इधर देखो, द टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन विच द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड लाइन called what? Called axis of rotation, such that every particle present in the rigid body describes a circle or moves in circles, such that every particle of a rigid body moves in circles, which lie in a plane that is perpendicular to the axis of rotation and having centers on the axis of rotation. उस सूरत में जो रिजिड बॉडी की मोशन होती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन तब होती है जब ये रोटेट करती है किसी एक्सिस के इर्द गिर्द, सच दैट इस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो डिस्क्राइब करते हैं सर्कल्स, जो सर्कल्स आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन हर एक सर्कल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हर एक सर्कल जो होता है वो उस प्लेन में होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। और हर एक पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में मूव करेगा विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ द रिजिड बॉडी। हर एक पार्टिकल जो होगा वो मूव करेगा, वो सर्कल के इर्द गिर्द वो सर्कल में मूव करेगा विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ रिजिड बॉडी। इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। अगर एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा,
ये जो पार्टिकल P1 और P2 है, दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी मैंने बोला जो ये सर्कल इन्होंने डिस्क्राइब किए, इनके सेंटर्स किस पे लाई करते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर मेरे पास यहां पर तीसरा पार्टिकल होगा P3, ये किस पे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। जब ये बॉडी घूमेगी, जो ये पार्टिकल 3 होगा, दिस विल रिमेन एट रेस्ट। A particle which lies on the axis of rotation does not move, does not describe a circle, but this remains stationary. This remains stationary. बाकी जितने भी particles होंगे एक्सिस के बाहर, वो circles में मूव करेंगे with same angular velocity as that of rigid body. So this was about the rotational motion of rigid body. Now let us describe equations of rotational motion. Very important question. Equations of rotational motion. Equations of rotational motion. आज हम डिराइव करने जाएंगे equations of rotational motion. देखो बच्चों, जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जरा क्या क्या? v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है बच्चों। नंबर सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। नंबर थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। These are the three equations of motion in case of uniform, in case of linear motion, when a body is moving with a uniform acceleration. ये जो है, this is final velocity, this is initial velocity, this is acceleration, this is distance and this is time. ये final velocity है, ये initial velocity है। मैंने अभी आपको कहा, जब बॉडी की रोटेशनल मोशन होती है, उस वक्त इस वेलोसिटी के बदले हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। उसको हम डिनोट करते हैं किससे? ओमेगा से। ये होगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और u है इनिशियल वेलोसिटी, इसके बदले होगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसको करते हैं डिनोट किससे? ओमेगा नॉट से। ओमेगा नॉट प्लस यहां पर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होती है a, वहां पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, दैट इज अल्फा। तो दिस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये पहली इक्वेशन का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। यानी लीनियर मोशन में ये इक्वेशन हम कैसे डिनोट करते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at। जब हमें रोटेशनल मोशन होगी, उस वक्त हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा जो है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट जो है ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा जो है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहली रिलेशन जो हम डिराइव करेंगे, वो हम करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन। सपोज हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। सपोज वी हैव अ रिजिड बॉडी which rotates about a given axis with uniform angular acceleration alpha. हम लिखेंगे, let a rigid body moves around a given axis with uniform एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बच्चों, मैं एक रिजिड बॉडी लूंगा, जो रिजिड बॉडी मूव करेगी एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देखो इधर, आपको लीनियर एक्सेलरेशन पता है, वो होता है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी, वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना? अच्छा है ना? नाउ जो अल्फा होगा, वो होगा d ओमेगा बाय dt, यानी अल्फा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वायर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, वायर ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा जो है वो है d ओमेगा बाय dt, वायर ओमेगा क्या है शाबाश? एंगुलर वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, ओमेगा, तो हमें इसको इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज ओमेगा। लेकिन हम पहले ऐसे देखेंगे, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल 0 है उस वक्त मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो है बराबर ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मेरा जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, ओमेगा नॉट। एट टाइम t इज इक्वल टू t, मेरा ओमेगा जो है वो है ओमेगा के बराबर। बच्चों जब टाइम t इज इक्वल 0 उस वक्त जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैं मानूंगा वो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। जब टाइम t है उस वक्त बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैं कहूंगा ओमेगा, ठीक है, ठीक है ना, उसको मैं क्या कहूंगा, ओमेगा। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट रखूंगा ना। अब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करूंगा विद इन दीज लिमिट्स। जिस साइड में टाइम होगा उस साइड में टाइम के लिमिट्स, जिस साइड में ओमेगा होगा उस साइड में ओमेगा के लिमिट्स, ठीक है। मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन दीज लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन दीज लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन दीज लिमिट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन दीज लिमिट्स। ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। देखो ओमेगा के साइड से मैं क्या लिमिट दूंगा, ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, है ना ये लिमिट, ये होगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी बिटवीन लिमिट्स। जब ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी है उस वक्त टाइम क्या है, 0, तो लिमिट क्या दूंगा मैं, 0। जिस वक्त ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त टाइम क्या है, t, ठीक है बच्चों। तो मैंने इंटीग्रेट किया बिटवीन लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा एंड 0 टू t, क्योंकि जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है उस वक्त टाइम क्या है, 0। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होगा, ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज ओमेगा, तो लिमिट क्या होगा, शाबाश, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अल्फा को बाहर लेंगे, दिस इज अल्फा, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt। आगे जाएंगे बच्चों, आगे जाएंगे, देखो ये बनेगा ओमेगा बिटवीन लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। ये बनेगा t बिटवीन लिमिट्स 0 टू t। दे दो भाई लिमिट्स, पहले अपर लिमिट ओमेगा के बदले ओमेगा लिखेंगे तो ये आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। पहले t के बदले t लिखेंगे फिर माइनस t के बदले 0 लिखेंगे, तो आपको निकला ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा t, क्योंकि t माइनस 0 हो गया 0। ओमेगा नॉट को उधर ले लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। This is the first relation. Let us call this equation number 2. Omega is equal to omega naught plus alpha t. ये मैंने डिराइव की बच्चा, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं डिराइव करूंगा सेकंड इक्वेशन। देखो मेरे बच्चों, जब लीनियर मोशन होती है उस वक्त हमारे पास होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं s से। जब रोटेशनल मोशन होती है उस वक्त हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो बॉडी तब डिस्क्राइब करती है जब बॉडी की रोटेशनल मोशन होती है। तो s के बदले क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू u के बदले क्या है, ओमेगा नॉट, साथ है t प्लस 1/2। a के बदले क्या है, a के बदले क्या है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा t स्क्वायर। यानी ये लीनियर मोशन में इक्वेशन है, ये इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट है। इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस हाफ ऑफ अल्फा t स्क्वायर। अब हम ये रिलेशन दिलाते हैं।
नंबर सेकंड, थीटा इज इक्वल ओमेगा नॉट टी यू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। आपको पता है थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है वो क्या बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा नॉट जो है वो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। हम अब ये डिराइव करेंगे, ठीक है बच्चा? देखो कैसे करेंगे डिराइव। सपोज जो हमारी रिजिड बॉडी है एट एनी टाइम टी, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैं ओमेगा से नाम रखूंगा। क्या रखूंगा? ओमेगा। लेट ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी at any instant of time t, at any instant of time t. Let theta is omega is equal to angular velocity of a body at any instant of time t. बच्चों, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds by dt, इसी तरह ओमेगा जो होगा ये होगा d theta by dt, rate of change of angular displacement, है ना? जैसे v होता है ds by dt, rate of change of displacement, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी होगी rate of change of angular displacement। ओमेगा जो होगा ये होगा d theta by dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें निकलेगा d theta is equal to ओमेगा dt। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। डी थीटा जो होगा वो निकला बच्चों आपको ओमेगा डी टी, ठीक है? बट आपने अभी डिराइव किया ओमेगा जो होता है वो होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अभी पहली इक्वेशन में डिराइव किया। ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में दे दो, इस इक्वेशन में दे दो, इस इक्वेशन में दे दो, तो आपको बनेगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है? मुझे बना ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट का वैल्यू उसमें दे दिया मैंने, तो मुझे मिला डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये बनेगा ऐसे, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट को dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना? ये dt मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा t dt। ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा t dt, ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा t dt, ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा t dt। अब देखो, अब मुझे थीटा निकालना है, मुझे फिर ये इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां पर मैं फिर कुछ लिमिट्स दूंगा। सपोज लेट एट थीटा इज इक्वल टू 0, लेट एट थीटा इज इक्वल टू 0, या ऐसे लेंगे हम, लेट एट टी इज इक्वल टू 0, जब हमारा टाइम 0 है, जब हमारा टाइम 0 है, सपोज उस वक्त मेरा थीटा जो है दैट इज 0, उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। कब है 0? जब टाइम क्या है? जब 0 है उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब टाइम t है, when t is equal to t, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, सपोज उसका वैल्यू है थीटा, ठीक है? उसका वैल्यू क्या है उस वक्त? थीटा। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको रखेंगे 4th, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद इन दीज लिमिट्स। जिस साइड में थीटा होगा उस साइड में लिखेंगे लिमिट 0 टू थीटा, जिस साइड में टाइम होगा उस साइड में लिखेंगे 0 टू t। इंटीग्रेटिंग above equation between these limits, integrating above equation between these limits। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे between these limits, तो बच्चों हमें ऐसे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो लिमिट देंगे 0 टू थीटा, 0 टू थीटा प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट टी। यहां देखो, जब थीटा 0 है
टाइम भी जीरो है ना? तो ये होगा जीरो जब थीटा है उस वक्त टाइम टी है, प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू टी अल्फा टी डी टी। बच्चों देखो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां जो इंटीग्रेशन है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू डी टी। ये है ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट क्या है, ये डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ये डी टी है, ये डी टी है, सॉरी यहां पर ये डी टी है, दिस इज डी टी, ओमेगा नॉट डी टी, ठीक है ना, दिस इज ओमेगा नॉट डी टी। अब यहां देखो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बिटवीन लिमिट्स 0 टू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी डी टी प्लस अल्फा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी टी डी टी। इस टी का कोई पावर नहीं, इसका पावर हम 1 रखेंगे। अब आगे जाओ इंटीग्रेशन करो, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, लिमिट है बिटवीन 0 टू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया टी बिटवीन लिमिट 0 टू टी प्लस यहां देखो अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज़्ड टू पावर 1 वो होगा टी रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2, टी रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। ये 2 जो है इसको बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो, तो क्या आएगा मेरे बच्चों आपको आएगा थीटा बिटवीन लिमिट्स 0 टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। थीटा को बाहर लाओ, या बनेगा 1/2 अल्फा, क्योंकि जब 2 को बाहर लाएंगे 2 को बाहर लाएंगे ये बनेगा 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। अब लिमिट दे दो, पहले थीटा लिखेंगे माइनस, क्योंकि पहले अपर लिमिट दैट्स थीटा, उसके बाद लोअर लिमिट यानी 0 बन गया थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, पहले अपर लिमिट टी के बदले टी आएगा, माइनस फिर टी के बदले 0 आएगा, ठीक है बच्चों, प्लस 1/2 अल्फा, अब पहले टी आएगा दैट्स टी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 0 स्क्वायर, तो थीटा माइनस 0 इज थीटा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 इज टी, दिस इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस 0 हो गया टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी। क्वेश्चन में आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो ऐसे है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रोटेशनल मोशन में v के बदले क्या है ओमेगा स्क्वायर, माइनस u के बदले क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर, u के बदले ओमेगा नॉट है तो u स्क्वायर के बदले क्या होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के बदले क्या है अल्फा इनटू s के बदले क्या है थीटा। तो दिस इज इट्स रोटेशनल इक्विवेलेंट, जो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as है, इसका ये क्या है रोटेशनल इक्विवेलेंट। अब मेरे को थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। देखो बच्चों इसमें थीटा भी आया अल्फा भी आया, अल्फा से हम ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा से हम थीटा निकालते हैं, हमने अभी दिखाया आपको, हम लिखेंगे वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। अल्फा जो है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, इसको नाम रखेंगे ए। आपका जो ओमेगा है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डी थीटा बाय डी टी, इसको नाम रखेंगे बी। अल्फा जो है दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा जो है दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम यहां डिवाइड करेंगे ए और बी को, डिवाइडिंग ए बाय बी, डिवाइडिंग ए बाय बी
वी गेट अल्फा बाय ओमेगा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू दे दो, क्या है बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू दे दो, दैट इज डी थीटा बाई डी टी कैंसल, तो आपको बच्चों निकला अल्फा बाई थीटा इज इक्वल टू डी अल्फा बाई ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, अल्फा बाई ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा को वहां ले लो, ओमेगा वाले साइड में, ये बनेगा अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको आया अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। देखो बच्चा, अब हम ऐसे लिमिट लेंगे इसकी, क्या लेंगे, लेट एट थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है, ओमेगा 0 नहीं होता है, उस वक्त ओमेगा होता है ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इस जो रिजिड बॉडी है इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। नंबर सेकंड, थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब थीटा थीटा के बराबर होगा उस वक्त जो ओमेगा होगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन ले लिए, इनको डिवाइड कर दिया, वो आया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, फिर आपने बोला ये साथ थीटा 0 તેમ સાથે સોની એંગ્યુલર વેલોસિટી બરાબર ઇનિશિયલ એંગ્યુલર વેલોસિટી ये साथ थीटा थीटास बराबर તેમ સાથે સોન ઓમેગા બરાબર ઓમેગા। ठीक है बोलो, હું क्या करो काम, नाउ वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन सी बिटवीन दीज लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सी within these limits, integrating equation C within these limits, we get, क्या निकलेगा हमें, शाबाश, चलो बच्चों, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा। अब थीटा के लिमिट्स क्या है, 0 टू थीटा, यहां देखो थीटा के लिए लिमिट्स क्या है, 0 टू थीटा, दिस इज 0 टू थीटा, 0 टू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा बिटवीन लिमिट्स, जब थीटा 0 है उस वक्त ये ओमेगा नॉट है, जब थीटा थीटा है उस वक्त ये ओमेगा है। अल्फा जो है कांस्टेंट है, बाहर कर दो भाई, बाहर कर दो इसको, तो अल्फा इज इक्वल ये होगा अल्फा इनटू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लेंगे, ओमेगा अंदर है, ओमेगा इस वक्त वेरिएबल है, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इज वेरिएबल, जो कि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, दिस इज ओमेगा रेज्ड टू पावर 1 डी ओमेगा, बिकॉज़ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। आगे चलेंगे, देखो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा, यहां ओमेगा मैंने क्यों अंदर रखा, क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, डी ओमेगा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, this is alpha into theta between limits 0 to theta, ठीक है, 0 to theta is equal to, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n dx, x रेज़ टू पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, तो बच्चा ये बनेगा ओमेगा रेज़ टू पावर 1 plus 1, 1 plus 1 कितना हो गया 2, वेरी गुड, दिस इज ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बिटवीन लिमिट्स, शाबाश, लिमिट क्या क्या होगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, हो गया भाई, 2 को बाहर ले लो, ये बनेगा अल्फा इनटू थीटा, अल्फा थीटा बिटवीन लिमिट्स 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो, ये 1/2 बाहर लिया, अंदर रहा ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा, लिमिट दे लो भाई, ये हो गया अल्फा, तो ये हो गया थीटा, थीटा के बदले क्या लिखूंगा मैं, थीटा ही, उसके बाद माइनस, अब थीटा के बदले क्या है 0 इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, ओमेगा के बदले ओमेगा ही, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये क्या बनेगा फिर यहां बच्चों, शाबाश बच्चों, ये बनेगा इस यहां क्या बनेगा, शाबाश बच्चों, ये बनेगा अल्फा थीटा इज इक्वल टू 1/2
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। 2 को यहां ले लो, ये बनेगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये है तीसरी इक्वेशन, ये वाली। सो आई डिराइव्ड द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन व्हाट? रोटेशनल मोशन। अब मैं इनको कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा? देखो भाई, एक टेबल की सूरत में मैं लिखूंगा, इस साइड में लिखूंगा मैं लीनियर मोशन, इस साइड में मैं लिखूंगा रोटेशनल मोशन। देखो बच्चों, लीनियर मोशन में मुझे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है ना। अभी मैंने इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट डिराइव किया, वो क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसका मतलब है v का रोटेशनल इक्विवेलेंट ओमेगा है, v नॉट का u का रोटेशनल इक्विवेलेंट ओमेगा नॉट है, a का रोटेशनल इक्विवेलेंट अल्फा है। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s जो है डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है वो ऐसे है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इस इक्वेशन का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओमेगा, ठीक है ना। यहां पर u है वेलोसिटी, यहां पर ओमेगा नॉट है वेलोसिटी, यहां पर एक्सेलरेशन a है, उधर क्या है? अल्फा। अब तीसरा, इस लीनियर मोशन में आपको है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रोटेशनल मोशन में v के बदले है ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, माइनस u के बदले है ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के बदले अल्फा, s के बदले थीटा। सो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड दीज आर रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच। दिस कंप्लीट्स इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल।